एक छोटे से गांव में एक पुराना सा 3 कमरों वाला मकान था। मकान की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें बसने वाले रिश्तों की दीवारें और भी पुरानी और अब धीरे धीरे टूटने लगी थीं। इस घर में 3 भाई रहते थे, रमेश, सुरेश और मंगेश, अपने अपने परिवारों के साथ। रमेश की पत्नी थी सुमति, सुरेश की सीमा और मंगेश की रूपा। अब इन तीनों में से एक ही थी जो हर बात में गलतफहमी पाल बैठती थी। हर मुस्कान में जलन, हर मदद में चाल, हर चुप्पी में ताना ढूंढती थी। रूपा। हर बात पर उसे लगता था कि सुमति और सीमा ने उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कह रखा है। देखा तुमने? सुबह सुमति भाभी ने दूध में से मलाई निकाल ली, हमें तो कुछ पूछती भी नहीं। और वो गीता भाभी, तुम्हारी हंसी भी उन्हें चुभती है। मंगेश धीरे धीरे पत्नी की बातों में आने लगा। उसे लगने लगा कि वाकई घर में उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक सुबह की बात थी जब सिलेंडर वाला दरवाजे पे खड़ा था और हर बार सब बारी बारी से पेमेंट करते थे, तो आज रूपा की बारी थी। रूपा, इस बार सिलेंडर का पेमेंट तुम्हारी बारी है ना? बाहर वाला खड़ा है, जल्दी देना पड़ेगा। रूपा चेहरा चढ़ाकर बोली, मुझे नहीं पता भाभी, मेरी बुकिंग तो हर बार लेट हो जाती है। पिछली बार भी 2 दिन बाद आई थी। वैसे भी मुझे उस बुकिंग सिस्टम से ही चिढ़ है। गीता थोड़ा अचंभित होकर बोली, अरे ये तो कैश पेमेंट है, उसमें बुकिंग का क्या लेना? रूपा हाथ कमर पर रखकर चिढ़कर बोली, तो क्या हर बार मुझे ही भुगतना है? वैसे भी आप लोगों का खाना ज्यादा बनता है। नाश्ता दोपहर, चाय नाश्ता रात। मैं तो बस सुबह और रात का ही खाना बनाती हूँ। उसमें इतना गैस खर्च नहीं होता। फिर भी पूरे खर्चे का 1/3 हिस्सा देती हूँ। यह सुनकर एक पल को खामोशी छा जाती है। सुमति और गीता दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक दूसरे की तरफ देखा, फिर गीता ने चुपचाप पर्स से पैसे निकाले और सिलेंडर वाले को दे दिए। सुमति हल्की सांस छोड़ते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, भाईचारा सिर्फ समझदारों से निभता है। गीता और सुमति धीरे धीरे रसोई की ओर जाती हुई बोली, कुछ बातें सही होकर भी बोलनी नहीं चाहिए। अगले ही दिन रसोई में तीनों भाभियां अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं। रूपा चुपचाप सब्जी काट रही थी, पर मन में कुछ खटक रहा था। तभी रूपा गुड़गुड़ाते हुए, आवाज ऊंची करते हुए बोली, वाह भई, देखो तो कैसे ताजा आटा गूंथ कर रोटियां बन रही हैं। हमको तो कल के बचे आटे से ही खाना पड़ता है। गीता चौंकते हुए बोली, क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो अभी सबके लिए एक साथ आटा गूंथा है। सब बराबर है रूपा, तुम गलत समझ रही हो। रूपा कड़वी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ हाँ, कहते तो सब यही है। लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी बासी सब्जी बचती है, वही हमारे हिस्से में आ जाती है। और जब ताज़ा कुछ बनता है तो पहला हक़ आपके थाल में ही जाता है। सुमति थोड़ा सख्ती से पर संयम में बोली, रूपा, ऐसे बेवजह ताना मत मारो। सब कुछ बराबर ही होता है इस घर में। जितना सब खाते हैं उतना ही तुम्हारे लिए भी होता है। बराबर? बराबरी तो बस बातों में है भाभी। असल में तो हमें बस टालने का काम है। वैसे भी जब मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ, तब कोई आकर पूछता नहीं कि क्या खा रही हूँ। जो मन हो वो बनाओ रूपा, लेकिन बार बार शक मत करो। हम भी थक गए हैं ये सुन सुनकर कि हम भेदभाव करते हैं। घर साथ में है, खाना भी साथ में बनता है। रूपा चीखते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, अब मेरी बात भी ताना लगने लगी। ठीक है, अब मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। किसी पर भरोसा नहीं मुझे। ना आटा छूंगी, ना सब्जी, ना रोटी। मेरी रसोई मेरी होगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई। तभी गीता और सुमति दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इंसान जब खुद को ही ठगा समझने लगे तो बाकी सबको चोर ही नजर आता है। हमने तो हमेशा इसे बहन समझा, पर ये हर बार दीवारें ही खींचती हैं। रसोई में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। चूल्हा जल रहा है, पर दिलों में ठंडक घुल गई है। शाम का समय था, सभी लोग एक साथ बैठे थे। माहौल तनावपूर्ण था। रूपा के चेहरे पर गुस्सा, मंगेश के चेहरे पर उलझन और बाकी सबके चेहरों पर दुख साफ दिख रहा था। तभी रूपा तेज आवाज में कमर पे हाथ रख के बोली,
बस बहुत हो गया अब। हर बात में छोटा बनाकर रखा हमें। खाने का हिसाब अलग, गैस का हिसाब अलग, बच्चों के सामने भी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब हम और नहीं सह सकते। रूपा, तुम गलत समझ रही हो। किसी ने कभी तुम्हें छोटा नहीं समझा। तुमने ही हर बात को उल्टा लिया है। जब भी कोई सलाह दी, तुमने उसे ताना समझा। हम तीनों साथ रह रहे थे इतने सालों से। क्या एक ही बात बार बार दोहरानी जरूरी है? मंगेश, अब तुम ही बताओ, क्या हम गुलाम हैं यहाँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब अपना हिस्सा चाहिए? एकदम अलग, खर्चा भी अलग, राशन भी अलग और किचन भी। पर पर रूपा, सब तो भाई हैं, एक ही छत के नीचे बड़े हुए हैं। ये बातें कैसी कर रही हो तुम? भाई भाई सब कहने की बातें हैं। जब हिस्से की सब्जी, मिठाई और प्यार में भेद हो, तो भाईचारा नहीं चलता। मुझे नहीं चाहिए किसी का एहसान, मुझे मेरा हक चाहिए। रूपा, सोच लो। बंटवारा एक बार हो गया तो रिश्ते बदल जाते हैं। दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं होती, दिलों में भी बन जाती हैं। अरे आप लोग तो शुरू से ही दीवारें बनाए बैठे थे, अब बस नाम देना है उस दीवार को। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। कल से तुम्हारा हिस्सा अलग रहेगा। गैस, राशन, बिजली सब अलग। अपना खर्चा, अपनी रसोई, अपनी जिम्मेदारी। मंगेश सिर झुकाए खड़ा है, रूपा की जिद के आगे लाचार। रमेश, सुरेश दोनों चुप। रमेश थोड़े गहरे स्वर में बोलता है, ठीक है, जैसे तुम लोगों को सही लगे। बस एक बात याद रखना, बंटवारे से घर चलता है, पर मन के बंटवारे से परिवार बिखर जाता है। रूपा बिना कुछ कहे वापस कमरे में चली जाती है। अगले दिन घर में 3 अलग-अलग चूल्हे जलते हैं। खाने की खुशबू भी अब एक दूसरे तक नहीं पहुंचती। आवाजें, हंसी और बच्चों की किलकारियां अब खामोश हो चुकी हैं। अगले दिन 3-4 औरतें घर के बाहर बैठकर बातें कर रही थीं। तभी रूपा भी वहां चुगली करने के लिए बैठ जाती है। अरे काकी, किसकी चुगलियां कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटी, हम भला किसकी चुगलियां करेंगे? हम तो बस अपने अपने घर की बातें कर रहे थे। तू बता, सुना है कि तू और मंगेश अब अपने परिवार से अलग हो गए हो। अरे आप लोगों को क्या बताऊं, उस घर में तो जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी। हर काम में टोका टाकी और ऊपर से मुस्कान ऐसे कि जैसे बहुत इज्जत देते हो। अरे रूपा बेटा, पर हमें तो हमेशा लगता था कि तुम तीनों बहुएं बड़ी समझदारी से रहती हो, एक दूसरे की मदद भी करती हो। मदद? वो तो दिखावे की थी काकी। असल में तो सारा बोझ मुझ पर ही था। खुद रोटियां बेल बेल कर थक जाती थी और सुमति भाभी बोलती, तुम तो ताजा आटा ले लेती हो, हमारा बचा हुआ भी चल जाता है। मतलब साफ था, हमसे घटिया चीज चलती है। तुम्हारे पति मंगेश तो बड़े सीधे हैं, फिर ये सब क्यों सहा उन्होंने? सीधे हैं, पर मेरे ही कहने में रहते हैं। मैं ना होती तो आज भी भाई के तलवे चाटते रहते। घर के खर्च का तीसरा हिस्सा भी हम ही देते थे, जबकि खाना हम तो बस सुबह रात का ही बनाते थे। बाकियों का तो हर वक्त कुछ ना कुछ पकता था। पकवान, नाश्ता, मेहमान और बिल हम सबका बराबर। पर बेटी, बंटवारा कर लिया ना तुमने, अब तो सुकून होगा। सुकून? जब से अलग हुए हैं ना, अब असली चेहरे सामने आए हैं। अब तो बोलते भी नहीं। मैं तो कहती हूँ, बहुत चालाक औरतें हैं दोनों। साजिश थी मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। पास बैठी बबली चुप रहती है, पर उसकी आंखों में असहजता साफ दिख रही है। बबली धीरे से बोली, रूपा दीदी, सुमति भाभी को तो मैं बचपन से जानती हूँ। वो तो बहुत सीधे साधे स्वभाव की हैं। इतनी बुरी बातें क्यों कह रही हो आप? सीधे साधे? बाहर से फूल और अंदर से बिच्छू। एक बार की बात बताऊं, मेरी चाय में नमक डाल दिया था और कहा कि शायद चीनी भूल गई हो। मतलब सीधा जहर पिलाना चाहती थीं वो। औरतें अब थोड़ा हंसी दबाने लगती हैं, कुछ एक दूसरे को देखकर आंखों से इशारा करती हैं। लक्ष्मी बात घुमाते हुए बोली, अच्छा रूपा, अब तुम्हारा बेटा स्कूल कैसा कर रहा है? सुना बहुत तेज है। बेटा मेरा तेज है क्योंकि मैं उसकी परवरिश में ताना नहीं मारती। बाकी तो बस दूसरों की थालियों में झांकने में व्यस्त रहते हैं। कोई कुछ अच्छा करे तो उसे भी नीचा दिखाते हैं। अब बाकी महिलाएं चुप हो जाती हैं। माहौल असहज हो जाता है। शांता काकी धीरे से बोलती है, ठीक है बेटी, अब चलती हूँ। थोड़ा मसाला लेने भी जाना है।
बबली और लक्ष्मी भी बहाना बनाकर उठ जाती हैं। रूपा अकेली वहां रह जाती है। रूपा मन में बुदबुदाते हुए खुद से बोलती है। सच बोलो तो सबको चुपता है। चलो अब मुझे ही गलत समझ लो सब। यह बोलकर वो भी वहां से चली जाती है। एक शाम का समय था। रूपा सो रही थी और बच्चे घर के सामने कंचे, बैट बॉल और लुका छिपी खेल रहे हैं। आवाजें गूंज रही थीं। गोल! भाग ओए! मैं छुप गया! 2 आउट! तभी रूपा घर से गुस्से में झांकती है। रूपा तेज गुस्से में बोली। क्या तमाशा बना रखा है? स्कूल नहीं जाते क्या? दिन भर सिर्फ चिल्लाना, धमा चौकड़ी। घर का दरवाजा खोलते ही तुम्हारे शोर से सर फट जाता है। रूपा चाची, हम तो बस थोड़ी देर ही खेल रहे थे। थोड़ी देर नाम की कोई चीज होती है क्या? सुबह से देख रही हूँ, कोई दीवार पे चढ़ रहा है, कोई मेरी खिड़की में गेंद मार रहा है। और सुनो, अगर एक भी बार गेंद मेरी बालकनी में आई ना तो सुई से फाड़ के रख दूंगी। पर चाची, कल तो आपने हमारी पतंग भी फाड़ दी थी। तुम लोग तो जैसे मोहल्ले का चैन ही खा गए हो। और अपने माँ बाप से कहना बच्चों को तमीज सिखाएं, वरना सब मोहल्ले में नाम खराब करूंगी। बच्चे सहम जाते हैं। सभी अपने अपने खिलौने समेटकर चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन जब गीता अपने बेटे राजू को खेलने भेज रही होती है। जा बेटा, बाहर थोड़ा खेल ले, अंदर बैठा बैठा बोर हो रहा होगा तू। माँ, पर रूपा चाची फिर चिल्लाएंगी, सबके सामने डांटती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी कल मुझे भी बोला था। अब बच्चों से भी दुश्मनी पाल ली इसने। लगता है बड़प्पन का घमंड सिर पे चढ़ गया है। सबका जीना हराम कर दिया है इस औरत ने। उसी शाम सभी औरतें घर के बाहर रोज की तरह बैठी हुई थीं। तभी शांता काकी कड़क स्वर में बोलती है। पहले तो घर में लड़ती थी, अब पूरे मोहल्ले से उलझ रही है। बच्चों को खेलने नहीं देती, पतंग काटती है, गेंदें फोड़ देती है। कल मेरी बहू से भी कह रही थी, तुम लोग ज्यादा पकाते हो इसलिए हमारी गैस ज्यादा जलती है। मतलब अब तो दूसरे घर का हिसाब भी करेगी। और सुनो, मुझे कह रही थी कि तुम्हारी रोटियां जलती हैं। तुम्हारा पति तो शायद बाहर से खा के आता होगा। ये बात कोई मजाक है क्या? बस अब कोई उसके घर नहीं जाएगा, न चाय पीने न हलवा लेने। देखती हूँ कब तक अपने घमंड में अकेली बैठी रहती है। अब जब भी रूपा बाहर आती है, औरतें चुप हो जाती हैं। कोई उसके घर नहीं आता, बच्चे उसकी तरफ देखते भी नहीं। रूपा आंखों में आंसू भरकर बड़बड़ाते हुए बोली। सब दुश्मन बन गए हैं। मैं तो बस अपना हक मांग रही थी, मगर लगता है सबने मिलकर मुझे अकेला कर दिया। रात का समय, तेज बारिश की आवाजें, कमरे में अंधेरा, बिजली भी नहीं है। रूपा का बेटा मुन्ना कांपते हुए बिस्तर पर पड़ा है। रूपा अपने पति से घबराकर बोली। बदन जल रहा है इसका, मंगेश कुछ तो करो। करूं क्या रूपा? दवा के पैसे तक नहीं है। जो नौकरी थी वो भी छिन गई, और तू जो कपड़े सिल के 2 पैसे लाती थी अब वो भी बंद। गांव की कोई औरत अब बात तक नहीं करती। काम क्या देंगे? हाँ, सब मुझसे नाराज है। मैंने ही सबके दिल दुखाए हैं। अब जब जरूरत है कोई साथ नहीं दे रहा। बेटे की हालत देख के रूपा की आंखें भर आती हैं। वह बोलती है। भगवान, एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। हम तो टूट गए हैं। अगर आज कोई मदद मिल जाती। ये बोलकर रूपा निकल जाती है किसी से मदद मांगने के लिए। सबसे पहले रूपा गीता काकी के दरवाजे पर मदद मांगने जाती है। काकी, मुन्ना को बहुत बुखार है, कुछ दवा, कुछ मदद। रूपा, पहले बहुत कुछ सुना दिया तूने सबको। अब लोग डरते हैं तेरे मुंह लगने से। बेटा ठीक हो जाए, ये तो हम भी चाहते हैं, पर अभी मदद मुश्किल है बेटी। रूपा अगले दरवाजे पर जाती है। गीता का घर। रूपा गिड़गिड़ाते हुए बोलती है। भाभी, गर्म पानी या कोई पुरानी गोली हो तो बस एक बार। गीता भाभी खिड़की से झांकते हुए बोलती है। रूपा दी, जो बोते हो वही काटते हैं। अब लोग पहले जैसे भरोसे में नहीं हैं। तूने तो सबके मुंह पर ताले लगा दिए थे उस वक्त। रूपा चुप हो जाती है और अपने घर की तरफ लौट जाती है। रूपा बहुत दुखी होकर बोलती है। सबसे लड़कर क्या मिला मुझे? जो रिश्ते थे वो भी टूट गए। अब सिर्फ तन्हाई है और पछतावा।
रूपा, अब समझ नहीं आता क्या करें। कुछ भी नहीं बचा, ना पैसा, ना काम, ना कोई रिश्ता। मैंने सब खराब कर दिया मंगेश। अगर उस वक्त हम अलग ना हुए होते, अगर मैं उस वक्त बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब किसी ने तो बात करनी ही नहीं छोड़ी। शांता काकी तक ने मुंह फेर लिया। लेकिन एक जगह है जहां से उम्मीद बची है। तुम सुमति दीदी और सीमा भाभी की बात कर रहे हो? हाँ, वही घर जहां से हम गुस्से में निकले थे, वही घर जहां सबसे ज्यादा दिल तोड़े थे। लेकिन शायद वही घर अब हमें उठा सकता है। रूपा की आंखें भर आती हैं। वो बेटे की ओर देखती है जो बुखार में बड़बड़ा रहा था और बोलती है, लेकिन क्या वो हमें फिर से अपनाएंगे? मैंने तो उनके बारे में कितनी बुरी बातें कह दी थीं, सबके सामने, बिना सोचे समझे। हमने सब कुछ खो दिया है रूपा। अब खोने को कुछ नहीं बचा। अगर वो ना भी अपनाई तो कम से कम दिल हल्का होगा। पछतावा तो अब भी अंदर ही अंदर खा रहा है, लेकिन अगर वो फिर से साथ दे दें तो शायद सब फिर से बन जाए। तो चलें? हाँ, सुबह होते ही चलेंगे। बेटा अब और नहीं सह सकता। और शायद शायद वो अब भी दिल से वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अगली सुबह वह दोनों अपने बेटे मुन्ना को लेकर भैया भाभी के घर के लिए निकलते हैं। वहां रमेश और सुरेश आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे की आवाज आती है, ठक ठक ठक। रमेश थोड़ा चौंकते हुए बोलता है। इतनी सुबह कौन आ गया? दरवाजा खोलते ही सामने मंगेश और रूपा खड़े होते हैं। मंगेश की आंखें झुकी हुई, रूपा की आंखें डबडबाई हुई, बेटे को साथ में लेकर। बेटा बुखार में तप रहा होता है। रमेश कुछ पल के लिए स्तब्ध, फिर आवाज भारी हो जाती है। मंगेश, रूपा। रूपा फूट पड़ती है, आंसू बहते हैं, रोते रोते बोलती है, भैया अगर कहो तो वापस लौट जाए, पर अब और कहीं नहीं जाना बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। बेटा बीमार है और हम बिल्कुल अकेले हैं। रमेश उनकी हालत देखता है, भीगे कपड़े, गले तक पछतावा और आंखों में बेबसी। रमेश गहरी सांस लेकर धीमे से बोलता है। इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में? इतना कहते ही सुमति और गीता भागकर पीछे से आती है। अरे रूपा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। चलो अंदर आओ। सबसे पहले बच्चे को ले चलो, उसे दवा की जरूरत है। यह सुनकर रूपा और मंगेश अंदर आ जाते हैं। बोल देती तो हम खुद आ जाते। हम तो आज भी वही हैं जो उस दिन थे। घर तो कभी बंद ही नहीं हुआ था रूपा, तू ही कुछ देर से लौटी है। भाभी माफ कर देना, मैंने आप लोगों के बारे में इतना गलत सोचा और बोला। कोई बात नहीं रूपा, अक्सर परिवारों के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़ा होते रहते हैं। तू अब वापस आ गई है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। भैया आपका शुक्रिया, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। परिवार में माफी नहीं मांगी जाती, बस लौट आना ही काफी होता है। उसके बाद रमेश का पूरा परिवार खुशी से रहने लगे।